नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 2024 चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिहाजा सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के दौरों का दौर चल रहा है। प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के बाद आज अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, जहां शाह ने करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया, तो सहकारिता विभाग की कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। वहीं अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जीत के मंत्र के साथ 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान अमित शाह ने हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ भी की। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हुए। बैठक में प्रदेश के आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई। सत्र में कांग्रेस किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमित शाह के दौरे की हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल में अमित शाह पहुंचे, कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है, 2024 के लिए जीत का मंत्र दिया है। दूसरी तस्वीर कांग्रेस की रणनीति की बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री ने सूबे की मनोहर लाल सरकार द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ भी की। शाह ने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। मित्रों, हरियाणा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी ने ये 9 सालों में काफी कुछ किया है। हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हरियाणा वैसे पहले से भी देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा था, मगर आज हम कह सकते हैं कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ये वीरों की भूमि है। हरियाणा का धाकड़ किसान खाद्यान्न और दूध उत्पादन में, दोनों में, खाद्यान्न उत्पादन में और दूध उत्पादन में आज हरियाणा दूसरे नंबर पर। छोटे से आकार के बावजूद समग्र भारत जैसे देश में दूसरे नंबर पर रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हरियाणा का पहलवान भी समग्र भारत में पहले नंबर पर है और कई सारे मेडल भारत को जीत कर लाता है। मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था। मैं डरता था कि मनोहर जी को लेने के देने न पड़ जाएं, मगर उन्होंने दृढ़ता के साथ इसको लागू किया और आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है जहां पर पढ़ी लिखे पंच सरपंच। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा विरोध झेलने के बाद भी मनोहर लाल जी इस पर बहुत दृढ़ रहे और इसका नतीजा भी आया है। आज देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश अगर कोई बना है तो हरियाणा बना है। मैं इसके लिए भी मनोहर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धुआं मुक्त प्रदेश, केरोसिन का उपयोग जीरो करना इनिशिएटिव लिया, एक विचार था, करना बहुत कठिन था। मैं तो जानता हूं, मैं राज्य सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मनोहर जी ने देश का पहला धुआं मुक्त राज्य हरियाणा को बनाने का काम किया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर हरियाणा को सच अर्थ में धुआं मुक्त करने का काम किया। उधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन किया गया। विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने बैठक के बाद बताया कि 25 विधायक बैठक में शामिल हुए और इस दौरान प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हम ई टेंडरिंग और कानून व्यवस्था के साथ ही संदीप सिंह का मुद्दा भी उठाएंगे और उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शिक्षा का निजीकरण को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाएगी। तकरीबन 25 एमएलए जो है आज की इस बैठक में शामिल हुए और आने वाले जो बजट का सेशन है उसके लिए सभी जो मुद्दे हैं, जो हमारे पास प्रदेश में जो हमारे पास लोगों ने उम्मीद करी है और जो प्रदेश में इस वक्त ज्वलंत
इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में सभी चर्चा करी और आने वाले उसमें एडजमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, अल्प अवधि चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उन पे चर्चा हुई है और उन पे विधानसभा में उनको फाइनल करके तैयार करके उनको देने का भी आज यहाँ हुआ है। पंचायत की सरपंचों में जो ई टेंडरिंग और के खिलाफ जो पूरे हरियाणा में सरपंच धरना दे रहे हैं उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है उसको बना के उसको पेश करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से हरियाणा में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इस समय जो है हरियाणा अपनी कानून व्यवस्था की वजह से होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट, उसमें 72 जिनमें कानून व्यवस्था है उसमें हरियाणा शामिल हो गया है। तो उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है पेश कर रहे हैं। तो आफ्ताब अहमद को आप सुन रहे थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी भी रणनीति बना रही है सरकार को घेरने की। ई टेंडरिंग का मुद्दा हो, शिक्षा के निजीकरण का मुद्दा हो, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बैठक में मंथन किया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और प्रदेश में अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। प्रदेश के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुई है। आफ्ताब अहमद की ओर से बताया गया, कहा कि तमाम मुद्दों को हम बजट सेशन में सदन के अंदर उठाएंगे। ई टेंडरिंग और कानून व्यवस्था के साथ ही शिक्षा के निजीकरण पर खास फोकस उनका रहा। एक तरफ अमित शाह आज करनाल के दौरे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मीटिंग की है। अमित शाह ने 2024 को लेकर मंथन इस मीटिंग में किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। और अमित शाह के दौरे के बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। 2024 को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और क्या कुछ मंथन आज बैठक में हुआ, इसे समझने की कोशिश करेंगे बड़ी बहस में। साथ ही बीजेपी की क्या तैयारी अमित शाह के दौरे के बाद, इसको भी आज समझने की कोशिश बड़ी बहस में हम करेंगे। तो अमित शाह का दौरा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बैठक, प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा, सदन में घेरने की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है सरकार को, इसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। अमित शाह ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है आज अपने दौरे के दौरान और कई योजनाओं का जिक्र भी अमित शाह करते हुए नजर आए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कई ऐसे मुद्दे प्रदेश से जुड़े हुए जिनको सदन में उठाएगी, सरकार को घेरने का प्रयास करेगी और साथ ही आने वाले चुनाव में भी इन मुद्दों को लेकर पार्टी ने कमर कसी है। तो क्या तैयारी दोनों दलों की या फिर बाकी अन्य दल किस तरीके से अपनी तैयारी 2024 के चुनाव को लेकर कर रही हैं, आज अपनी चर्चा में इसी का जिक्र करेंगे और साथ ही इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की तैयारी सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपनी अपनी कर रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करनाल की तस्वीरें जब अमित शाह पहुंचे, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपना संबोधन दिया और ओपी धनखड़ को आपने देखा मंच पर। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कि अपनी तैयारी में जुटी हुई है। आज आफ्ताब अहमद ने जब बैठक की उसके बाद मीडिया से भी रूबरू हुए और बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उन मुद्दों के बारे में बताया है। शिक्षा के निजीकरण की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि हम ज्ञानाकर्षण प्रस्ताव इसको लेकर लाएंगे, कानून व्यवस्था का मुद्दा हम सदन में उठाएंगे, ई टेंडरिंग का मुद्दा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म प्रदेश के अंदर और ई टेंडरिंग को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, इस मुद्दे को भी विधानसभा में उठाएंगे। इसके साथ ही और भी कई ऐसे मुद्दे जिन पर विधानसभा में चर्चा की मांग कांग्रेस पार्टी करेगी और साथ ही आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तब चुनाव में भी इन मुद्दों को पार्टी की ओर से उठाया जाएगा। तो आज चर्चा हम सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इसी बात को लेकर करेंगे कि किस तरीके की तैयारी 2024 को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के दौरे के बाद अब खास तैयारी में जुट जाएगी, क्योंकि अमित शाह ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है और किस तरह से आगे काम करना है प्रदेश के अंदर चुनाव को लेकर, किस तरह की रणनीति बनानी है, आज इस पर खास तरह से फोकस हुआ है।
बीजेपी की रणनीति को भी समझेंगे, कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है इसको भी समझेंगे, बाकी अन्य दल इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं ये भी समझेंगे। तो कई सवाल हैं अमित शाह के दौरे के आखिर मायने क्या हैं। सबसे पहले सवाल यही और अहम सवाल है, अमित शाह ने दौरा किया है, हरियाणा में पहुंचे हैं, करनाल में आज प्रोग्राम में शिरकत अमित शाह की ओर से की गई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की है, बैठक की है। इन सवालों के साथ ही ये सबसे अहम सवाल है कि आखिर अमित शाह के दौरे के मायने क्या हैं। सवाल ये भी है क्या शाह के दौरे से कितनी बीजेपी मजबूत होगी, क्योंकि अमित शाह के दौरे से पहले ही बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि अमित शाह के दौरे से प्रदेश में पार्टी के अंदर जान आती है, और इससे पहले भी जब जब अमित शाह का दौरा रहा तब उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। पार्टी और ज़्यादा पहले से बेहतर हुई है, मजबूत हुई है अपनी रणनीति को कामयाब बनाने के लिए। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि 2024 को लेकर कांग्रेस कितनी एकजुट है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से कांग्रेस पार्टी की एकजुटता को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल गुटबाजी पार्टी के अंदर नेताओं के बीच में है और इसलिए कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है। और साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता विधु रावल हैं, विधु रावल जी आपका स्वागत है। जेजेपी से प्रवक्ता विवेक चौधरी हैं, विवेक चौधरी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केसी भाटिया हैं, केसी भाटिया जी आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हैं, रजत पंजेटा जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं, गुरमीत सिंह जी आपका स्वागत है। सबसे पहले विधु रावल साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, दबाव बहुत ज्यादा 2024 को लेकर महसूस कर रहे हैं, या फिर अमित शाह के दौरे के बाद बहुत ज्यादा सरलता पार्टी की रणनीति में और कामकाज में आने वाली है? प्रयाग जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार जी। विभिन्न पार्टियों के हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है जी। पहली बात तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ये कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम था, जिसके साइड लाइंस पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, 2 लोकसभाओं के कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठकें की जी। ये बैठक जो कार्यक्रम था माननीय अमित शाह जी का, वो कार्यक्रम था हरियाणा की पुलिस, जिसको पूरे देश के अंदर सर्वोच्च पुरस्कार जो है दिया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार जो दिया गया, तो राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आकर उस पुरस्कार को, जो कि सिटीजन सेटिस्फेक्शन के जो मानक हैं उनको पूरा करता हुआ, और हरियाणा पुलिस ने जिस प्रकार से शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिस नाते से हरियाणा का जन जन खुद को आज सुरक्षित महसूस करता है, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर नशे को रोका गया है, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर क्राइम को, बिल्कुल जो संगठित क्राइम था उसको रोका गया है, किस प्रकार क्रिमिनल्स की कमर तोड़ दी गई है, किस प्रकार बुलडोजर द्वारा जो है हतोत्साहित किया जा रहा है कि कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। इन सारी योजनाओं में हरियाणा की जो पुलिस है वो पूरे देश के अंदर विभिन्न मानकों में, जिसमें एक प्रमुख मानक जो है सिटीजन सेटिस्फेक्शन, नागरिक संतुष्टि था, उसमें जो हरियाणा की पुलिस सर्वप्रथम आई है, उसको लेकर राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, जो भाजपा के भी वरिष्ठ नेता है, पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने हम कार्यकर्ताओं के साथ मिले हैं। पहले करनाल लोकसभा की बैठक थी और उसके बाद सोनीपत लोकसभा की बैठक, मैं खुद एक बैठक में रहा हूं इसमें, और इस नाते से बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई 2024 को लेकर ये कोई शंखनाद है या ये कोई आगाज है, ऐसा जैसा मीडिया प्रस्तुत कर रहा है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को खपाया है, जन जन की सेवा के लिए खपाया है, गरीब कल्याण के लिए खपाया है, किसान उत्थान के लिए खपाया है। हमारा जो है, हमारा सिद्धांतवादी पार्टी है, हमारी 12 माह चलने वाली पार्टी, सतत चलना चलते रहना, चरय वेती का मंत्र लेकर उस उद्घोष के साथ हम चलते हैं। तब भी चलते थे जब हमारी बहुत अच्छी स्थिति हरियाणा में या देश में नहीं थी। सीटों के लहजे से बात करें तब भी सिद्धांत की राजनीति करते थे, आज भी सिद्धांत की राजनीति करते हैं। और आज अमित शाह जी का जो उद्घोष था, हम कार्यकर्ताओं के बीच में जब वो पहुंचे थे, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से 2 बातें कही थी कि पार्टी के सिद्धांत से चलने वाली सरकारें हमने देश के अंदर स्थापित की है। हमारी सरकारें सिद्धांतवादी हैं, हमने सिद्धांत पर कभी समझौता नहीं किया। हम मास पार्टी बने, लेकिन हमने मासिस के अंदर हमारा जो महान विचार है, राष्ट्रीय विचार, परम भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भृशम का महान विचार, यानी भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने का जो हमारा जो विचार है, उस विचार को मासिस के साथ लेकर गए और वो मासिस के साथ कनेक्ट किया है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि हर परिचर्चा का विषय जो है राष्ट्रवाद है। दूसरा विषय उन्होंने कहा था, क्योंकि वो खुद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे
तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का जो गौरव जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला था। ध्यान करने की बात है, हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी नहीं केवल, देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं केवल, पूरे दुनिया के सबसे बड़ा अगर कोई दल है आज, राजनीतिक दल है, तो भारतीय जनता पार्टी है। तो उस समय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए हुआ था ये गौरव। तो दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एक मंत्र था कि चुनाव में जब चुनाव आए तो संगठन के बूते, संगठन के आधार पर हम चुनाव में विजय श्री पाए, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह दूसरा जो मंत्र जो है उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपने बूते 10 की 10 सीटें जो है जिस प्रकार पिछली बार जीती थी, इस बार भी 2024 में जीतने वाली है। विपक्षी खेमे में निराशा है, वो निराशा कोशिश करते हैं जनता तक लेके जाने की, लेकिन जनता जो है क्योंकि बहुत आशावादी है, जनता आकांक्षा रखती है और भारतीय जनता पार्टी के रूप में उनकी आशा और आकांक्षा पूरी हुई है, इसलिए विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा, ठीक है, पिछली बार नहीं खुला। केसी भाटिया जी, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, क्या रणनीति बनी है सर? भाटिया साहब, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? सर अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। सुन पा रहे हैं भाटिया साहब आप मुझे? जी जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, अमित शाह जी के बारे में तो बाद में बताता हूं, पहले जो विधानसभा की तैयारी है, विधानसभा का सत्र आने वाला है जी। राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी और जो प्रदेश, जिन मुद्दों के ऊपर प्रदेश की जनता त्रस्त है, जिन मुद्दों को उठाना जरूरी है, उनके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा और हमारे सभी एमएलए इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन सभी की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और उनको मार्गदर्शन दे दिया गया है किस तरह से विधानसभा की कार्यवाही में काम करना है। जी ठीक है सर। विवेक चौधरी जी, तैयारी जेजेपी भी बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, दुष्यंत चौटाला के बयानों से हम इसी तरीके से समझ रहे हैं। क्या तैयारी, क्या रणनीति आप लोगों की? चूंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि इन 5 सालों में जब आपने सरकार मिलकर चलाई बीजेपी के साथ तो कोई काम नहीं किया। क्या ऐसा लगता है कि कोई काम प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, अभी कुछ कमियां हैं, और वो क्या कमियां हैं, उन पर कैसे काम आप लोग कर रहे हैं? पराग जी, विपक्ष का काम है कहना जी। विपक्ष अगर कुछ कहेगा नहीं तो उनको सुनेगा कौन बेचारों? वैसे विपक्ष की बात हरियाणा प्रदेश की जनता अब सुनना बंद कर चुकी है। कारण क्या है? विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला और झूठ बोलते आए। झूठ के बूते ज्यादा दिन काम नहीं चलता। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी निरंतर काम करने पे लगे हुए हैं, जनता के बीच में है, जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। और आपने जहां तक जननायक जनता पार्टी की बात पूछी, तो जननायक जनता पार्टी बूथ लेवल से लेके और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और अब तो अन्य प्रदेशों में भी हमारा संगठन का विस्तार होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय उनके लिए है जिनके पास आज तक संगठन नहीं है। कई प्रदेश अध्यक्ष जिनके बदले गए, हर प्रदेश अध्यक्ष के बाद एक ही बात कही जाती है कि 3 महीने में संगठन बना लिया जाएगा, 3 महीने में संगठन बना लिया जाएगा, पर उसके बावजूद भी संगठन नहीं बनाया जाता। कहीं वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हैं, कहीं वो हाथ जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हैं। सबसे जरूरी है दिल जोड़ो का। दिल जोड़ो उनको करना चाहिए। आज वो विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, उनके पूरे विधायक वहां नहीं पहुंच पाते, तो आगे क्या आप उम्मीद लगा के रखते? आज के दिन भाटिया साहब बता दें कितने विधायक आए थे और जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए? कारण आपको मेरे से ज्यादा बेहतरी से पता है कि जो मनमुटाव इनके लीडरों में आपस में है, जिसके कारण पिछले कई प्रदेश अध्यक्षों का संगठन नहीं बनाने दिया गया, वही आज कारण कांग्रेस को जो पीछे की तरफ लेता जा रहा है। और रही बात और दलों की, अगर मैं करूं, सभी दल अपना अपना काम कर रहे हैं। जनता जनार्दन ने 2024 में अपना फैसला सुनाना है। चुनाव होगा, सबके सामने फैसला होगा। जो काम कह रहे हैं कि नहीं किए या किए, उसका जवाब जनता ने देना है और जनता बखूबी जवाब देगी। ठीक है, किसी के कहने से पराग जी कुछ नहीं होगा। आज हमें अपने संगठन के ऊपर विश्वास है। हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है।
दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कार्यकर्ताओं के से भी मिलते रहते हैं। माननीय दिग्विजय चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी, सभी लीडर्स, हमारे सीनियर लीडर्स, ठीक है, जनता के बीच में और जनता के हित के कार्य कर रही है। ठीक है सर। रजत जी, आपकी पार्टी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है, किस तरह से रणनीति 2024 के लिए आप लोग बना रहे हैं? बीजेपी के नेता पूरी तरह से तैयार और खुद को प्रिपेयर बता रहे हैं, क्या तैयारी आप लोगों की है परिवर्तन यात्रा की जरिए? वो कौन से मुद्दे जो कि आप उठाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो ये भी रणनीति बना ली है कि सदन में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। देखिए, सभी पार्टियां जो हैं वो स्वतंत्र हैं अपने अपने तरीके से काम करने के लिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो हमारे भी जाएंगे निश्चित तौर पे। और हमारा अभी सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा क्या उद्देश्य रहेगा परिवर्तन यात्रा का, वो कुछ सत्य है, कुछ जो सब कुछ आंकड़ों पे आधारित है जी। हरियाणा के ऊपर जो कर्ज है बेलगाम 3.25 लाख करोड़ का, वो भी चिंता का विषय है। बेरोजगारी जो है लगातार 2.5 वर्ष से हरियाणा जो है वो नंबर 1 पे है, अव्वल स्थान पे है, वो भी हम जनता को बताने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज्यादा, निगमों का भ्रष्टाचार आप जानते हैं, कैसे फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, गुड़गांव के भ्रष्टाचार के बारे में आप जानते हैं, भिवानी के बारे में जानते हैं, पंचकुला अंबाला के बारे में आप जानते हैं। कौन सा ऐसा निगम है जहां भ्रष्टाचार के आए दिन अखबारों में जो है वो नहीं छपते। उसके बाद जो बढ़ता नशा वृत्ति है, जहां हमारा बेरोजगारी की वजह से युवा जो है जा रहा है और ओवरडोज से जो मौतें हो रही हैं बेचारे युवाओं की, वो भी चिंता का विषय है। जो अब खेती घाटे का सौदा है, जो 27 रुपए प्रतिदिन जो सरकार की रिपोर्ट है उसमें जो है वो आमदन है किसान की, और वो मजबूरन अपनी जमीन बेचकर बाहर विदेशों का रुख करने पे मजबूर हो चुका है। शिक्षा प्रणाली का भट्टा बैठ चुका है। नए स्कूल खोलना तो दूर है, ये जो स्कूल है उनको भी मर्ज कर रहे हैं। बहुत मतलब आप ये लगा लीजिए कि आधे से ज्यादा तो इनके जो कॉलेज है वो प्रिंसिपल ही नहीं है, प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हुए हैं। उसके बाद जो किसान है उसको सस्ती बिजली, कैसे उसको पानी, बीज, सस्ता खाद, जीएसटी से कैसे निजात पाई जाए। अब सरकार ने, आपको मालूम होगा, फर्टिलाइजर से सब्सिडी हजारों करोड़ रुपए कम की है इस बार भी। तो यानी आने वाला समय में खाद के दाम भी, तभी ये बार बार जैविक खेती कहते हैं, लेकिन वो भी बहुत महंगी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सारी बीमारियां जैविक खेती से कर लेंगे। एमएसपी की जो आशा योजना थी उसको तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। एफसीआई के ऊपर से इन्होंने लाखों करोड़ की सब्सिडी है जो एफसीआई खरीद करती है, उसका बजट इन्होंने कम किया है। एक एग्रीकल्चर फंड होता था इनका 1 लाख करोड़ का, वो तो इन्होंने बिल्कुल ही गायब कर दिया है। फसल बीमा योजना का भी बजट घटाया। राज जी, बजट के ऊपर डिबेट है क्या आज? तो बहुत सी जो चीजें हैं। सर, पहला राउंड है, मैं पहले राउंड में इंटरप्ट नहीं करता हूं, तो अगर वो अपने समय में जो बातें रख रहे हैं मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, अगली बार भाषण नहीं चलेगा ना प्राग जी, ये तो भाषणबाजी शुरू होगी यहाँ पे। ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री। चलिए रजत जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। प्लीज रजत जी फटाफट कंप्लीट करिए। मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी। मैं सोच ही रहा था अभी तक दोनों में से बोलना कौन नहीं, क्योंकि जो भाजपा के प्रवक्ता है उनका तो सर प्लीज मुद्दे पर आइए। तो हाँ चलो ठीक है, मेरे उनके पास मेरे लिए जरूरी नहीं है इनके बारे में। वो तो ये टाइम ही खराब करने आए हैं डिबेट का। परिवार पहचान पत्र के जरिए जो परेशानियां, अशोक गहलोत की तरह इनकी पर्ची बदल दी किसी ने। परिवार पहचान पत्र, उसके बाद जो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेके, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लेकर, मजदूरों को लेकर, एक बार आप सवाल दोहरा दीजिए। ये लगता है पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं रजत गुप्ता जी, रजत पंडिता जी भी। चलिए मैं पिछले साल का बजट पढ़ने लग गए हैं। चलिए मैं आऊंगा विदुर रावल जी आपके पास, गुरमीत जी से एक जवाब ले लूं पहले। रजत जी आप बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। खत्म करने दीजिए मेरे को। उसके बाद आज जब बात हुई पुलिस को लेकर, खत्म करके ही मानना इनेलो को, इनेलो को खत्म करने के बाद ही हटना, बिना खत्म किए ना हटना। वो तो ऐसा है पराग जी कि पिछली बार भी इन्होंने पूरा जोर लगा लिया था 75 पार, 40 पे आके अटक गए। आने वाला समय इनकी एंटी इंकम्पेंसी, मेरे को नहीं लगता कि ये भाजपा जो है ये 2 का खुल जाएगा, गारंटी दोगे खाता खुल जाएगा। मुझे नहीं लगता भाजपा का खाता खुलेगा। ठीक है, खाता खुलेगा। चलिए ठीक है, लगता भाजपा खाता खुलेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आऊंगा सर, थोड़ा सा प्लीज पहले राउंड में नहीं, थोड़ा सा
थोड़ा सा बच गए थे पिछली बार इलाहाबाद उपचुनाव में। मैंने इनको बीच में फ्रॉम द डिस्टर्ब स्किन नहीं ऑफ योर किया। टीथ, प्लीज विदु रावल जी, प्लीज स्किन ऑफ योर टीथ बचे समय थे। खराब हो रहा नहीं किया। है, प्लीज एक बार मैंने कंप्लीट इनको कर लें, बीच फिर मैं में अगले राउंड में डिस्टर्ब नहीं आपके किया। पास हाँ नहीं हाँ, भाई, मैं वैसे आप मैं विषय इनको आधारित जवाब बात देने करोगे, नहीं- बिल्कुल नहीं टोकेंगे हम। मैं आपको कब तक बिल्कुल बर्दाश्त जवाब- करें आपके झूठ को? अरे आप आपको एक बर्दाश्त कर चैनल रहे हैं पर वो आपको बहुत कैसे है। झूठ बोलने देते शुरू ना? हो गया, हो गया जनता शुरू, को बरगलाने का हो काम गया करते शुरू, हो। हो गया शुरू। जनता सुनती नहीं है हो गया और शुरू, यहाँ पर हो गया आकर शुरू। जनता को गलत नहीं बात आदत से सुनेगी। मजबूत आदत से मजबूर है ये व्यक्ति। आदत से मजबूर आप हैं। हर डिबेट अपनी में अच्छी खराब आदतें करनी, संभालो, हर डिबेट अच्छी खराब आदतों करनी। को, अच्छी आदतों का अपना मैं सृजन सोच ही करो रहा था कि और आप भी अच्छी सोचिए। आदतों के साथ प्लीज काम विदु करो। रावल जी थोड़ा सा रुक जाइए सर। देखिए पहले राउंड में मत करिए, कम से कम मैं सोच ही इंटरप्ट रहा था प्लीज कि इंटरप्ट करना शुरू नहीं किया। प्लीज सर। इन्हें रजत जी पता बहुत था, जल्दी से कंप्लीट इन्हें करिए पता था कि क्योंकि ये समय पिछले खराब हो रहा है। साल का देखिए बजट गुरमीत सिंह जी बढ़ेंगे इंतजार कर और रहे मैं हैं अभी। इंटरप्ट करूंगा। मुझे मालूम है, मुझे प्लीज मालूम है आज विदु डिबेट रावल नहीं जी, होने प्लीज देंगे। दरख्वास्त कर रहा हूँ सर, मुझे प्लीज मालूम थोड़ा है सा ये रुक डिबेट जाइए। नहीं होने देंगे। आज ये अपनी विशेष टिप्पणी रजत जी बीच आप में मुद्दे पर लाएंगे। आइए, बहुत जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। पराग जी मैं मुद्दे पे हूँ, जो व्यक्ति बीच में डिस्टर्ब कर रहा है उसको बोलिए आप। मुद्दे सर, पे मैंने बात बोल दिया, करते तो प्लीज। आपको एंकर क्यों टोकते? प्लीज और सर। साथी प्रवक्ता क्यों टोके आपको? ठीक है, आप अब अपना हो गया। एजेंडा लेकर आए हो, खत्म डिबेट करिए को सर, हो हाईलाइट गया करना प्लीज। चाहते हो आप अपने एजेंडे से। ठीक है विदु हो रावल जी, गया- प्लीज। हो गया रजत जी आपका? आप मुद्दे पर और आइए समय और चाहिए? कंप्लीट करिए। देखिए ऐसा है पराग जी, आज जब शाह जी आए अमित शाह, तो उन्होंने पुलिस के बारे में बात करी। देखिए दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अभी जब रिपोर्ट आई सेंटर की तो उसमें नागरिक सुरक्षा में हरियाणा को जो है सबसे निचले स्थान पर था। और नो डाउट हमारी हरियाणा की पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन अब जो यहाँ अवार्ड दिया जा रहा है उसके बारे में प्रदेश में आप नंबर 1 मेडल स्थान दे रहे हो। आप ये क्यों नहीं बताते कि 24,960 पद जो पुलिस कांस्टेबल के खाली हैं और आपने क्यों 5,750 पोस्ट ही रद्द कर दी, गायब कर दी, कैंसिल कर दी, वो भी पुलिस कांस्टेबल की। आप ये बातों पे नहीं आओगे। आपने खिलाड़ियों के बारे में बात करी और संदीप सिंह के बारे में आपने खिलाड़ियों की बात करी, संदीप सिंह के बारे में चुप क्यों? अब हमारे पहलवान जो है, कुश्ती पहलवान, वो दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं, वहां चुप क्यों? आपने साइबर क्राइम की बात करी, एवरेज केसेस है, सिर्फ पंचकुला में 3 केस एवरेज है और पूरे हरियाणा में सैकड़ों केसेस है साइबर क्राइम के ऊपर। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो, उसके ऊपर आप ये बात बताओ। ठीक है, बात बताओ, मुद्दे तो हमारे पास बहुत ठीक है सर। चलिए अगले राउंड में उन मुद्दों का जिक्र भी आप करिएगा। अभी गुरमीत सिंह जी इंतजार कर रहे हैं सर, प्लीज। ठीक है, चलिए गुरमीत सिंह जी, गुरमीत जी को दे दीजिए। ठीक है गुरमीत सिंह जी, मैं आपके उसके बाद विदु रावल साहब मैं आपके पास। गुरमीत सिंह जी, बीजेपी अमित शाह के दौरे के बाद और ज्यादा उत्साहित, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं इनको भी तय किया है। शिक्षा के निजीकरण की बात वो कर रही है, इसके साथ ही ई-टेंडर का मुद्दा काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया है। तो आज की कांग्रेस की मीटिंग को भी आप कैसे देख रहे हैं, अमित शाह के दौरे को आप कैसे देख रहे हैं गुरमीत जी? देखिए, जैसे आपने शुरू में बात कही कि चुनाव में अब 1 साल रह गया, 1.25 साल आप मान लीजिए लोकसभा का, और कोई पता नहीं कि विधानसभा का भी चुनाव जल्दी हो जाए, बात की भी संभावनाएं व्यक्त की ही जाती हैं। तो अगर मोटे तौर पे हम देखें तो आप इसको एक तरह से चुनावी साल कह सकते हैं, हालांकि अभी कुछ समय 1 साल से अधिक ही बाकी है। तो उसमें अब ये गतिविधियां, ये दौरे बढ़ेंगे ही, जाहिर सी बात है। और अमित शाह तो वैसे भी चाहे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जो इनका प्रचार रहता है, जिस प्रकार से उनकी इमेज बनाई गई 2014 और 19 में, तो वो यही बनाई गई कि वही असली जो रणनीतिकार हैं वो वही रहते हैं, और चाणक्य और पता नहीं क्या क्या उनके लिए कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक मुख्य भूमिका है, और वो चुनावी, और बीजेपी इस बात के लिए हमेशा अपनी पीठ भी ठोकती है कि हम हमेशा ही चुनावी मोड में रहते हैं जब इनसे पूछे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो जो दौरे हैं वो बढ़ेंगे, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बीच बीच में हलचल की भी वो रहती है, कई बार रिप्लेसमेंट की बात उड़ जाती है, तो ये सारी चीजें आगे चलेंगी। और अभी हरियाणा में कई सवाल हैं, क्योंकि जो पिछली बार सरकार बनी वो आप जानते हैं कि एक पोस्ट पोल अलायंस था, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा जो इन्हें सुलझाना है कि क्या इस बार, क्योंकि अभी जजपा के साथी भी हैं यहाँ पर, बीजेपी के भी हैं, तो अलग अलग लड़के पोस्ट पोल का फार्मूला चलेगा या प्री पोल का, तो फिर उसमें टिकटों का इशू, तो बहुत सारे, कितनी सीटें कौन लड़ेगा, ये कई सवाल अभी हरियाणा में अगले 1 साल में धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे, सुलझेंगे। तो वो रुचि रहेगी लोगों की, और क्योंकि दिल्ली से लगता प्रदेश है हरियाणा, और एक प्रकार से हरियाणा में खासतौर पे हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस ये सोच रही होगी कि हरियाणा में भी वो उनके जो संभावनाएं हैं वो देखी जाती हैं, तो उनके लिए वो अब आज, जहां तक विधायक दल की बैठक की आपने बात करी, तो आज हुड्डा साहब तो आ नहीं पाए क्योंकि कुछ स्वास्थ्य दिक्कत के कारण,
तो आफ्ताब जी अभी ब्रीफ कर रहे थे, उसमें देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा मुद्दा है जो एक सामान्य तौर पर हमेशा ही कह दिया जाता है, लेकिन जो ई टेंडरिंग वाला मुद्दा है, क्योंकि उसमें जो सरपंच हैं कई हजार, वो लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार भी उसमें अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और मुख्यमंत्री जी बार बार यही कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए ये हमने कदम उठाया है और इसमें हम वो नहीं करेंगे। तो वो एक मुद्दा काफी दिनों से बना हुआ है। तो जाहिर है कि विधानसभा का जो ये सत्र है, इसमें ये मुद्दा कांग्रेस उठाना चाहेगी और सरपंचों को और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो गांव स्तर पे जो स्थानीय स्वशासन की पहली वो मानी जाती है, तो वहां पे वो उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो उनके साथ खड़े हैं। और राजनीतिक दलों का ये काम भी है, और जब सेशन के दौरान कोई चीज उठती है, उठ तो वैसे भी रही है, उनके बयान तो आ ही रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा में कोई चीज उठती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सदन के अंदर जो कुछ भी होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, आमने सामने होता है। तो अब देखना होगा कि हुड्डा साहब सेशन में आ पाते हैं या नहीं, जो उनके स्वास्थ्य कारणों से, और उनकी अगर अनुपस्थिति रहती है तो उस अनुपस्थिति में कांग्रेस क्या रोल प्ले कर पाती है, ठीक है। या इकलौते विधायक हैं आईएनएलडी के, वो क्या रोल प्ले कर पाते हैं और किस तरह से सरकार उसको हैंडल करती है। इसके साथ साथ लोगों की ये भी निगाह रहेगी, क्योंकि सेशन अब शुरू होना है और आप जानते हैं बजट सेशन है ये, और मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे आने वाले। तो वैसे तो राज्यों के बजट में कुछ खास होता नहीं करने के लिए, कभी कोई कर वर तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अगर कोई नई स्कीम देखना होगा कि ला पाएंगे या नहीं। जैसे आप केंद्रीय बजट आया तो लोगों ने कहा ना कि ये चुनावी वर्ष है, इसलिए संभवतः बहुत सालों बाद इनकम टैक्स की रिबेट दी है। तो राज्य के पास तो बहुत सीमित स्कोप होता है बजट में, लेकिन क्या वो उस पर कुछ काम कर पाएंगे, चुनाव के दृष्टिगत कोई नई घोषणा वगैरह क्या घोषित कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे इसका जो एक मोमेंटम है वो चुनावी वर्ष में हमेशा बढ़ता है। तो गर्मा गर्मी भी बढ़ेगी, जैसे आपकी डिबेट्स हैं उसमें भी धीरे धीरे शायद गर्मी आएगी। तो चुनावी वर्ष में ये स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हर पार्टी इसमें ये चाहेगी कि वो माहौल बना पाए जिस भी फोरम पे, चाहे वो विधानसभा हो या वो रैलियों के माध्यम से हो या वो अन्य योजनाओं के माध्यम से हो। ठीक है सर, रखिए विद्युत रावल जी अपनी बात। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि जिसके कहने, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं, और अमित शाह जी तो खुद अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस प्रकार हमने देखा है धारा 370 को लेकर किस प्रकार से बातें की जाती थी, आज पूरे हरियाणा के अंदर ये चर्चा हो रही है। धारा नहीं है, अनुच्छेद है, धारा नहीं है प्रोफेसर। सुनेंगे आप, समझ आ जाएगा। आप पिछले साल के बजट का पर्चा नहीं डाल दिया हमारे अमित शाह जी आए, एक बार इनको बुला लीजिए प्लीज। आप रजत जी आप तो बीच में मत बोलिए सर, बुलाए हुए आदमी है ये। ठीक है, बुलाए हुए, चलिए ठीक है सर, हो गया प्लीज। पर्ची इनकी पूरी हो गई जो इन्होंने पढ़नी थी। ठीक है, अब ये डिबेट का समय खराब करेंगे। ठीक है, हो गया, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर। हो गया सर, प्लीज। आप क्यों बुलाया करते हैं? एक विधायक की तो कई दल है, ठीक है, क्यों बुलाया करते हैं आप? समझ नहीं आता। टाइम खराब करने के लिए ठीक है, इनको इनकी हैसियत के हिसाब का टाइम दिया कीजिए। ठीक है सर, प्लीज सर, प्लीज सर, लीजिए आक्षेप नहीं, प्लीज समय काउंट करके इनका काटना शुरू प्लीज। कीजिए। ठीक है, आप मुद्दे पर आइए सर विद्युत रावल जी। तो मैं डिक्टेट करने वाले, ठीक है रजत जी, करने वाले आपका एक विधायक विद्युत रावल जी मुद्दे पर आइए सर प्लीज। ठीक है, आज जब चर्चा चल रही है अमित शाह जी के दौरे की, तो अमित शाह जी को किस रूप में देश याद करता है? अमित शाह जी को याद करता है कि जब विपक्षी कहा करते थे खून की नदियां बह जाएंगी, धारा 370 को हाथ न लगा देना। मैं आज दावा करता हूं एक मच्छर भी मरा हो, धारा 370 को युद्ध तोड़ दिया। वो अमित शाह जी की बात कर रहे हैं हम। ये प्रासंगिकता है, ये डिबेट का विषय। किस प्रकार से अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर जो वर्षों वर्ष से हिंदुस्तान से प्रताड़ित जो है, जिस प्रकार देश के विभाजन होने के बाद विदेशों के अंदर प्रताड़ित जो लोग थे, उनका देश के अंदर नागरिक समान माफी चाहूंगा, CAA के जो कानून बनाया गया, जिसके माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया गया कि उनको हिंदुस्तान की नागरिकता में सहूलियत मिले, और उस पर विपक्ष ने कितना नंगा नाच नचा। सारे देश ने देखा इस बात को, सारे देश ने नोट किया किस प्रकार से बहुत सुंदर जो है किसान की आय बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर कानून लाए गए। 750 किसान शहीद कह रहे हैं, ये समझ तो आती नहीं, और ये बुखला गई जनता ने इनकी एक
चिराग जी प्लीज डिबेट को एक रोड में लाइए ताकि मैं अपनी बात करूं। फर्क नहीं है। रजत जी मैं आ रहा हूं सर, मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो समय खराब नहीं होगा, प्लीज बहुत जल्दी मैं सभी के पास आ रहा हूं, एक एक करके बात रखेंगे तो समय खराब नहीं होगा। ये क्या कर रहे थे पराग जी? चलिए विदु रावल जी, एक सवाल और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। आपके विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी कहते हैं कि विपक्ष खत्म है, हरियाणा में विपक्ष नहीं है, तो फिर अमित शाह को कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करनी पड़ रही है, ये भी सवाल आपके ऊपर है। नहीं, विपक्ष के लिए थोड़ी करते हैं हम लोग। हम लोगों के कुछ मापदंड है, हम राजनीति में कुछ मापदंड के साथ, कुछ लक्ष्यों के साथ आए हुए हैं। हम लोग पीपल विद मिशन है। इनकी तरह लूट खसोट करने के लिए या गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ी राजनीति करोड़ का कर्ज ले लिया, ये क्या होगा? रजत जी और विदु रावल जी प्लीज सर, ये आप दोनों की निजी लड़ाई नहीं है सर, प्लीज बाकी लोगों का तो समय खराब मत करिए आप लोग, प्लीज सर। नहीं ऐसा नहीं होगा ना सर, ऐसा नहीं होगा कि विदु रावल जी के बीच में रजत जी आप बोले, रजत जी आपके बीच में विदु रावल जी बोले, ऐसा नहीं होगा। प्लीज सर, प्लीज मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं दोनों से कह रहा हूँ, ये आप दोनों की निजी लड़ाई नहीं है ना सर। आप लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और बाकी लोग भी पक्ष रखने आए हैं, उनका भी समय कीमती है ना। ठीक है सर, उन्होंने शुरुआत की, अब आप खत्म कर दीजिए। मैंने नहीं शुरुआत की, रजत जी आप खत्म कर दीजिए ना सर, और फिर आप ही लोग की शिकायत रहेगी कि मैं आप लोगों के पास नहीं आ पाता हूँ। समय ऐसे खराब करेंगे तो कैसे मैं सबके पास जा पाऊंगा। चलिए रावल साहब बहुत जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी लोग भी। ठीक है रजत जी आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज सर, दरख्वास्त कर रहा हूँ रजत जी दरख्वास्त कर रहा हूँ सर, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए रजत जी, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज रजत जी प्लीज। और प्रवक्ता नहीं है क्या भाजपा में? पहले वो अपने समय में दूसरी बातें बोलते थे, उनके साथ भी डिबेट करते हैं, केवल आप ही और जिनको आवाज म्यूट कर सकते हैं क्या? तभी ये डिबेट रजत पंजेचा जी प्लीज सर अपनी बारी का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, विदु रावल जी कंप्लीट कर लें, फिर आप लोग कहेंगे कि समय ज्यादा दे दिया मैंने उन्हें, प्लीज। ठीक है आप खत्म कर दीजिए प्लीज। रावल साहब आप जल्दी से मुद्दे पर आइए और प्लीज बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए। नहीं है, मैं बोलना शुरू किया और आप अब कह रहे हैं जल्दी से खत्म करें। वो एजेंडे के साथ बैठे, मुझे ना बोलने देने के एजेंडा। चलिए खैर, फिर भी मैं अपनी बात रजत जी प्लीज। इनको आप म्यूट कर सकते नहीं है क्या प्रयाग जी? कोई म्यूट वाला बटन नहीं है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ रजत जी से, प्लीज रजत जी सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। गलत उम्मीद कर रहे हैं, हरियाणा की जनता इनसे उम्मीद छोड़ चुकी है, आपकी उम्मीद से क्या चलेगा? नहीं पराग जी आपके हिसाब से डिबेट का विषय नहीं लेकर आए हैं, ये डिबेट का विषय नहीं लेकर आए हैं। अपने समय में कुछ और बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं सर ऐसे सिर्फ समय खराब होगा ना, ऐसे सिर्फ समय खराब होगा और आप ही लोग का समय खराब होगा। समय ही खराब करना चाह रहे हैं आप, क्यों नहीं समझ पा रहे? वो समय खराब करना चाह रहे हैं। दिस इज गेम। शुरुआत किसने की? यू आर प्लेइंग। रजत जी आप खत्म कर दीजिए प्लीज। उनके हाथ में खेल रहे हैं आप, इनको म्यूट कर दीजिए, डिबेट ठीक हो जाएगी। Hijack the debate. You are trying to hijack the debate. Now you're getting the taste of your own medicine. That's the whole problem. प्लीज खत्म कर दीजिए अब सर। चलिए खत्म कैसे करेंगे? विदु रावल जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा सर, थोड़ा सा तो रुकिए। और भी प्रवक्ता है भाजपा के जिनके साथ हम रोज डिबेट करते हैं और भाई मेरे भाई, आपको मुझसे डर लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आपको पहले दिन से मुझे डर लगता है। आप अपनी आपकी नहीं सॉरी, अब मैं दोनों से माफी चाहूंगा सर, मैं प्लीज दोनों से माफी चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा यहाँ पे प्लीज। मैं माफी दोनों से चाह रहा हूँ, मैं दोनों से माफी मांगते हुए दोनों को यहाँ पर रोक रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। ऐसे चर्चा नहीं होती है ना सर, ऐसे ये गंभीरता का परिचय आप लोग नहीं दे रहे हैं। निजी लड़ाई आप लोगों की नहीं है, ये सिर्फ समय खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हम जनता के मुद्दों पर बात भी कर सकते हैं सर इस समय में। एक विधायक की तो 4 पार्टियां हरियाणा में, इनको क्यों बुलाया आपने? ऐसा नहीं होता है सर, प्लीज ऐसे मत बोलिए एक दूसरे को सर, पर्सनल कमेंट मत करिए ना प्लीज, खत्म करिए अब। पर्सनल क्या इसमें? ठीक है चलिए, मैं दोनों से कह रहा हूँ सर, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, आई टेक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू इट। वो सर मैं दोनों से कह रहा हूँ विदु रावल जी, मैं दोनों से कह रहा हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, आप बात पूरी मुद्दे पर आए, बात पूरी करें। चलिए, तो अमित शाह जी जो हैं उनको याद किस लिए किया जाता है? अमित शाह जी को याद किया जाता है किस प्रकार पूर्वोत्तर के अंदर अशांति थी, 55 60 साल निकाल दिए इस देश में, और अब उनके आते ही आज पूर्वोत्तर में एक मक्खी भी कोई नहीं मार पा रहा है। किस प्रकार से वहां शांति आई है, किस प्रकार नक्सलवाद पर एकदम नक्सलवाद को नेस्ते नाबूद कर दिया है। अमित शाह जी एक देश के अंदर याद किए जाएंगे हम इन विषयों को लेकर। और जब वो हरियाणा में आते हैं, के मुद्दों पर हाँ, अब जब वो हरियाणा में आते हैं
तो हरियाणा की जनता के साथ भी उस विश्वास को लेकर आते हैं कि वो उस पार्टी के हैं जिस पार्टी ने देश के अंदर जो व्यवस्थाएं खड़ी की थी वही हरियाणा के अंदर थी। किस प्रकार से भेदभाव रहित प्रशासन, किस प्रकार से भ्रष्टाचार विमुक्त प्रशासन, जातिवाद क्षेत्रवाद के विमुक्त प्रशासन किस प्रकार से दिया जा सकता है। ठीक है सर, वो ये अच्छी बात नहीं है प्रयाग, वो यही चाहते हैं आपसे। चलिए मैं आप दोनों को अब रोक रहा हूँ क्योंकि आप समय बहुत कम है मेरे पास, बाकी लोग भी है मेरे पास अभी 3 लोग, ऐसे नहीं होगा। और रजत जी ऐसे नहीं हो पाएगा ना, फिर मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। चलिए मैं आप दोनों को अब रोक रहा हूं। मैं केसी भाटिया जी के पास जा रहा हूं। केसी भाटिया जी, आपने अमित शाह के दौरे को लेकर तो बात की, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में घेरने की तैयारी कर रहे हैं उन मुद्दों पर क्या प्लानिंग आप लोगों की है भाटिया साहब, और संक्षेप में? पराग जी, अमित शाह जी के ऊपर तो आपने बात करने ही नहीं दी मुझे। मेरे से तो सवाल ही पूछा कि विधानसभा में आपके एमएलए किस तरह का वो। चलिए अमित शाह जी के दौरे पर ही बात कर लीजिए। फिर अमित शाह के बारे में तो मैं बात ही नहीं की। मैंने कहा मैं बात कर लीजिए सर, अब कर लीजिए। नंबर दे दिया मुझे थोड़ी सी बात कर लेनी। अमित शाह जी के ऊपर चर्चा है, मुझे बात कर लीजिए। देखिए, अमित शाह जी करनाल में आकर जिस तरह से झूठ परोस कर गए हैं तो एक हैरान करने वाली बात है। उन्होंने एक बात कही कि मैं मनोहर लाल जी की पीठ उन्होंने थपथपाई है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि हरियाणा में दूध का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा है। मैं आप लोगों को याद दिलाना, आपको पता ही है इस बात का कि हरियाणा पहले से ही, हम छोटे छोटे थे तब से हम सुनते थे, स्कूलों में ये गाना गाया जाता था, देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। उसमें मैं भी स्कूल का स्टूडेंट होते हुए मैं भी उसमें शामिल होता था। हम भी रागनियां गाने इस तरह के गाया करते थे, देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। तो आज कहां से इनको ये याद आ गई कि हरियाणा दूध के उत्पादन में नंबर 1 है? हरियाणा तो पहले से 1 नंबर पे था। ये सबसे बड़ा झूठ ये बोल के गए। दूसरा ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात के बारे में उन्होंने कहा, ये बात हुई नहीं। मैं बैठक में था, मेरी बात में इंटरप्ट नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला आपकी बात में। प्लीज विधु जी चुप रहिए। ठीक बात। देखिए उन्होंने फौजियों के बारे में कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है ना स्वतंत्रता सेनानी, सबसे ज्यादा फौजी, उनका हरियाणा का सहयोग सबसे ज्यादा है। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर हमारे आधे से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें हर तीसरे घर में फौजी, हर दूसरे घर में फौजी अफसर हैं, फौजी हैं। और उन्होंने फौज में उनकी भर्ती के ऊपर ही इतना बड़ा कुठाराघात किया है कि उसको अग्निवीर बना के उसके फौजियों की भर्ती इन्होंने इस तरह से बंद कर दी। और वो इस तरह से ये झूठी बातें करके लोगों के जो है ना ताली बजवा के चले गए। और वास्तव में इन्होंने एक बात कही कि पंचायतों में पढ़ी लिखी पंचायतें होगी। क्या आज से पहले पंचायतें, हमारा भी राज रहा है, कांग्रेस का भी राज रहा है, बीजेपी का भी रहा है, दूसरी पार्टियों का भी रहा है, तो क्या अब से पहले सारी पंचायतें अनपढ़ होती थी? अब से पहले भी तो पंचायतों के काम चलते थे। इन्होंने जो सरपंचों के अधिकारों को छीना है। सरपंच आज सड़क के ऊपर हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, बल्कि जगह जगह ये मुजाहरे करके ये अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है सरकार कि हम ई टेंडरिंग के जरिए पंचायतों को चलाना चाहते हैं। ठीक है, सरपंचों की, पंचायतों की पावर को छीन कर और वो पीठ थपा रहे हैं कि पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी। पढ़े लिखे को तो मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है सर, चलिए अब थोड़ा सा समय की कमी है। विवेक चौधरी जी आपके पास आते हुए, ई टेंडरिंग का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से इस वक्त कांग्रेस पार्टी उठा रही है और पारदर्शिता की बात आप लोग कर रहे हैं, कैसे समझाएंगे बहुत संक्षेप में? नहीं, ई टेंडरिंग का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, आपने बहुत अच्छी बात कही। या पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि सरपंच उठा रहे, आज आपने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी उठा रही। आपके सामने आज के दिन कुछ, हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। रियलिटी यही है कि सरपंच नहीं, इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाना चाह रही है। धरातल पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सरपंच अपना काम कर रहे हैं और पारदर्शिता अगर किसी चीज में आती है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है पराग जी। पहले डिबेट करनी होती थी तो आपके स्टूडियो में आके डिबेट की जाती थी। आज डिबेट घर बैठ के कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी की ही देन है कि घर से डिबेट की जा रही है। आज हर चीज को टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ा जाए, भाटिया साहब सामने बैठे हैं, मैं भाटिया साहब से पूछूंगा, अगर इन्होंने यानी आप क्यों कह रहे हैं कि आधुनिकता के दौर में हम समय के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर चीजें और कर सकते हैं? बहुत संक्षेप में रजत जी आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा, उसके बाद गुरमीत जी आपके पास आ रहा हूं।
देखिए पराग जी, टाइम आपने सबको ज्यादा दिया, मुझे कम टाइम दिया गया। आज शहादत दिवस है। पहले तो मैं जो नमन करना चाहूंगा अपने सैनिकों को देश के, और दूसरा जो है, देखिए तेल के दाम, सिलेंडर के दाम जो हैं वो छुपे तो है नहीं किसी से। इस तरीके से महंगाई कमर तोड़ बढ़ रही है, वो भी छुपी नहीं है। यहाँ एक जज्बा, महंगाई दुनिया में सबसे कम अगर कहीं है तो भारत में है। अगर इनके समय में 10% होती थी, 12% होती थी, आज 5.72% है। उसको ज्यादा बोल रहे हैं। जनता कहाँ विश्वास करेगी? चोरों पर, लुटेरों पर, झूठों पर कैसे विश्वास करे जनता? बिल्कुल बिल्कुल। इन्फ्लेशन रेट 5.70 है। पढ़ लिख कर आइए। रजत भाई, सुबह किया करो योगा। पढ़ लिख कर आइए। या डिबेट पे जो बात करनी है वो कर लो। ऐसा है कि इन्होंने जो बात करी, इन्होंने कहा लेकिन जो खजाना भरा छोड़ के गए प्रदेश का, वो तो लुटेरे, और जिन्होंने 3.25 लाख करोड़ का कर चढ़ा दिया वो जिनको सजा दी गई वो लुटेरे। तो देखिए, ठीक है, समय खत्म हो रहा है सर। गुरमीत जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा बहुत संक्षेप में, जो मुद्दे उनको लेकर कैसे तैयारी बीजेपी की आप देख रहे हैं, और कितना मुखर होकर मुद्दों को विपक्ष उठा पाएगा सदन के अंदर या फिर सड़क पर? गुरमीत जी, ये मुद्दों की कभी कमी नहीं होती, चाहे वो कोई भी समय रहा हो। और हमारे देश में राजनीति जो है वो जो माहौल बनता है उससे ज्यादा चलती है, परसेप्शन से ज्यादा चलती है। तो जाहिर सी बात है कि जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से एक विकल्प के रूप में अपने को पेश कर पाती है। महंगाई, बेरोजगारी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुद्दे हैं और भी मुद्दे हैं, लेकिन तो वो माहौल कैसे बनाते हैं? वो माहौल बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अभी ये माना जाता है, ज्यादातर लोग इस बात से सहमत है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, उन्होंने अपनी इमेज चेंज की, लेकिन एक विकल्प के तौर पर किस तरह से वो बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलके जनता के सामने रखते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर। और जहां तक हरियाणा की बात है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो डिपेंड करेगा कि विधानसभा चुनाव अलग होंगे या साथ होंगे, और फिर क्या लोकसभा में कैसे नतीजे रहते हैं उसका एक क्या असर पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा में आप ऐसा नहीं कह सकते कि विपक्ष जो है वो विकल्प नहीं दे सकता, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस जो है वो मजबूत मानी जाती है। पिछले चुनाव उन्होंने अपनी स्थिति भी सुधारी थी, हालांकि सत्ता से तो वो दूर रहे थे। तो जैसे मैंने कहा, इस बार वो कोशिश पूरी करेंगे कि वो वापस एक सत्ता में आ पाए 10 साल बाद। तो वो जैसे मैंने कहा कि माहौल किस तरह का बनता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। मुद्दे बहुत सारे प्रदेश के अंदर हैं और उन मुद्दों पर चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम मुद्दे उठाना और सरकार का काम उन मुद्दों का समाधान करना है। सबकी अपनी अपनी तैयारी 2024 को लेकर है। देखना होगा किस तरह से और ग्राउंड पर उतरती हैं पार्टियां।